सामीन अंबर आपकी होस्ट ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा से शो का आगाज़ करते हैं और आप जानते हैं अपने इस शो में मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं और आपकी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ़ सवाल जवाब करते हैं। आज का हमारा ये शो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है और जब हम सेहत की बात करते हैं स्पेशली जब हम बात करते हैं एक मर्द की सेहत की, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मर्द ज़ाहिर जैसे कि एज अ सरबरा अपने घर को हमेशा संभाल रहा होता है और ये देखा जाता है हमारे माशरे में स्पेशली कि उसके ऊपर एक बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं अपने घर वालों को अच्छी खुशगवार ज़िंदगी देने के लिए। और इस पूरी उम्र में एक बाप, एक भाई, एक हस्बैंड पूरी ज़िंदगी ये भूल जाता है कि सम हाउ उसकी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रोस्टेट क्या होता है, इनलार्ज प्रोस्टेट की क्या ट्रीटमेंट्स है, क्या नहीं एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी हैं। स्पेशली लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की बात करेंगे कि वहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला मौजूद हैं। ही इज़ अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह के शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम प्रोस्टेट के ऊपर यकीनन बात करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले बात करना चाहती हूँ इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में, चाहे एक मर्द हो चाहे एक औरत हो, सब मसरूफ़ हैं। आजकल महंगाई इतनी है, इतना प्रेशर है सबके ऊपर कि हर कोई चाहता है कोई ना कोई काम करता रहे। इस पूरी ज़िंदगी के एक ज़िम्मेदारी निभाते निभाते मर्द कहीं ना कहीं अपनी सेहत को भूल जाता है। तो उस पर आप क्या एडवाइस देंगे कि ओवरऑल आदमियों को अपनी सेहत पे किस तरह फोकस रहना चाहिए? देखिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल करें। उसमें जो चीज़ें आती हैं, एक ये ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अगर ब्लड प्रेशर है तो इसका लुक आफ्टर करें, दवाएं लें, इसके लिए ट्रीटमेंट लें। दूसरी सेकंड चीज़ आती है डायबिटीज़। ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ फेयरली कॉमन है और सब इसका बैकग्राउंड में ये आता है कि हमारा वो एक्सरसाइज नहीं होती, ओवरवेट होते हैं, डाइट सही नहीं होती, जिनकी वजह से चीज़ें हो रही होती हैं। अगर ये बीमारियां आ जाती हैं तो इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है, जो हम जैसे रीनल फंक्शन या किडनी फंक्शन की लिए देखते हैं, वो स्टोन्स हैं। हमारे इस गर्म मौसम में और इसकी वजह से स्टोन्स आर वेरी कॉमन, यानी आप काफ़ी होते हैं। तो स्टोन जो है रीनल फेलियर का कॉज बनते हैं। ये तीनों बीमारियों के जो नाम लिए, इनसे रीनल फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, जो एक काफ़ी डेबिलिटिंग डिजीज़ है जिससे प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम मतलब जो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज, वर्जिश, इसका कितना रोल है? क्या आप समझते हैं कि पूरे दिन की थकावट के बाद भी कोई एक्सरसाइज करके कोई फ़ायदा होता है, या सुबह का वक्त कहा जाता है नहीं सुबह ही वक्त एक्सरसाइज करनी है? देखिए, एक्सरसाइज कभी भी करें फ़ायदा करेगी, क्योंकि आमतौर पर ये होता है आपने दिन भर काम किया, उसके बाद आकर खाना खाया, वो भी जो अनहेल्दी फूड होता है, उसके बाद आप लेट कर सो गए या टीवी के आगे बैठ गए। सही बात। लेकिन एक्सरसाइज, कैलोरीज बर्न होनी है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। देखिए, वेट कंट्रोल रहेगा तो काफ़ी बीमारियां काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि ये प्रोस्टेट होता क्या है और क्या ये मर्द और ख़वातीन दोनों के अंदर होता है? नहीं, इसे मर्द में होता है। ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो सेक्सुअल फंक्शन के साथ आता है। ये मसाना या ब्लैडर के मुंह के ऊपर होता है, जिससे इजैकुलेटरी फंक्शंस होते हैं या जिससे मनी अखराज होती है, उसके थ्रू होती है। ठीक है। अब ये हर मर्द में होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर भी होता है, एक छोटा मटर के दाने के जितना होता है। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ये साइज में बढ़ता जाता है। ठीक है। तो कौन सी उम्र में ये बढ़ना शुरू हो जाता है? सबको ही इनलार्ज प्रोस्टेट से क्या मुराद है? मतलब आपने कहा ना कि ज़ाहिर एज के लिहाज से ये सबके अंदर होता है, बढ़ता है, तो इनलार्ज प्रोस्टेट से क्या मुराद है? इनलार्ज प्रोस्टेट उसे जब कहते हैं जब ये वो सिम्टम्स करने लगे। यानी देखिए, ये होता है मसाने के मुंह पर बना हुआ है, जब बढ़ता है तो पेशाब के रास्ते में तंगी करता है, रुकावट करता है। ठीक है। अब ये आमतौर पर इसका साइज़ जो है वो हार्मोनल चेंजेस जैसे उम्र के साथ आते हैं तो साइज़ में ये बढ़ता है। नॉर्मली प्रॉब्लम ये करना शुरू करता है कि अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र और उससे बड़ी उम्र में जाकर ये थोड़ा बहुत पेशाब में दिक्कत और रुकावट करने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है।
ठीक है। तो सिंपल क्या मतलब जैसे अगर इनलार्ज हो रहा है तो ये तमाम मर्दों को जो है ये इसमें कोई ना कोई मसाइल होंगे, जैसे आपने कहा कि पेशाब में मसला हो रहा है, तो सिर्फ यही प्रॉब्लम आता है या कोई और भी मेजर सिम्टम्स देखे जाते हैं इसमें? नहीं, देखिए इसमें बेसिकली तो यही होता है कि पेशाब में दिक्कत शुरू होती है और वो चीज़ें ग्रेजुअली होती हैं कि आमतौर पर मर्द जो है हजरात वो नोट भी नहीं करते कि जैसे दिन में पेशाब वो 3 दफ़ा अगर नॉर्मली कर रहे हैं तो बढ़ जाता है, 4-5 दफ़ा करने लगते हैं। रात में जो कभी नहीं उठते थे अब रात में उठना शुरू कर देते हैं। इस तरह ये तो होता है, वो ग्रेजुअली होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अननोटिस्ड होता है उनमें। लेकिन जब ज़्यादा होने लगता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि उम्र के किस हिस्से में जाके तमाम मर्द हजरात को इसकी स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस पर मुझे बताइएगा। देखिए स्क्रीनिंग इसका यह है कि इसमें एक इशू और आता है, इनलार्ज प्रोस्टेट खाली हमें इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसमें प्रोस्टेट में कैंसर भी डेवलप हो सकता है। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो, कैंसर इनलार्ज प्रोस्टेट के बगैर भी को एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। अब उसके लिए एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, जैसे आमतौर पर अब हो गया है कि लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल के चेक रेगुलरली मरीज करा रहा होता है, कम से कम साल में या 6 महीने में एक दफ़ा करा रहा है, तो उसके साथ इसका भी अगर ब्लड टेस्ट करा ले और तो उससे सॉर्ट ऑफ स्क्रीनिंग हो जाती है। ठीक। डॉक्टर अजीज़, हमारे पास अभी छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक है, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद वे वापस आते हैं और फिर दोबारा से शो को कंटिन्यू करते हैं। सामीन, आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पाकिस्तान का पहला ट्रेशरी केयर हॉस्पिटल है जहां मर्दों के बढ़े हुए गदूद यानी प्रोस्टेट का बगैर किसी ऑपरेशन के इलाज किया जा रहा है। इस जदीद तरीके इलाज से ऑपरेशन की बाद की पेचीदगियां और दीगर मसाइल के इम्कानात भी कम हो जाते हैं। वो हजरात जिनकी उम्र 50 साल से जायद है, वो गदूद यानी प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से दरपेश मसाइल में मुब्तला है, फौरी तौर पर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के माहिर और तजर्बेकार यूरोलॉजिस्ट से राब्ता कर सकते हैं। मजीद मालूमात और अपॉइंटमेंट के लिए LNH चैटबॉट के जरिए राब्ता करें 021 111 456 456। सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपकी पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट FM 105 की स्टूडियो से लाइव। मेरा और आपका साथ 12 बजे तक रहेगा। सामीन, आप भी हमारे साथ शो में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 021 111 000 105 के ऊपर। और अगर आप हमें कोई अपना मैसेज भेजना चाहें तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए और 8881 के ऊपर भेज दीजिए। फेसबुक पेज पे लाइव भी इस वक्त आप हमें देख रहे हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला मौजूद है, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने स्क्रीनिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि एज के किस हिस्से में आके हर मर्द को इसकी स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए? हम 40 साल थे उम्र के ऊपर। 40 साल की उम्र के ऊपर, ठीक है। सिम्टम्स हो ना हो, हमें क्या टेस्ट के लिए क्या जाना चाहिए? सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। अगर कोई पेशाब में कोई सिम्टम नहीं है तो सिंपल एक ब्लड टेस्ट, जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन या PSA कहा जाता है, या आम लैब्स में आसानी से हो जाता है। वो कराते रहें, वो उसकी नॉर्मल रेंज होती है, एज लॉन्ग एज वो नॉर्मल रेंज में रह रहे हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेंज बढ़ती है तो फिर यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ज़रूरी हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत दफ़ा लोगों का सवाल आता है कि जी नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? यूरोलॉजिस्ट जो है उसका काम ऑपरेशन करना। अच्छा, ठीक है। हमारा जो काम है एज अ सर्जन है, वी आर ट्रेंड एज सर्जन, ठीक है। हम ऑपरेशन करते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो दवाओं से किडनी का इलाज करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, बहुत दफ़ा जैसे आपने कहा कि इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाता है लेकिन लोगों को मसाइल नहीं भी होते, लेकिन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग? अगर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जो इनलार्ज प्रोस्टेट में आप देखते हैं?
रिस्क फैक्टर तो यही है कि अगर प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो, उसमें यह है कि जो रिटेंशन में जा सकता है, यानी पेशाब बंद हो सकता है। अच्छा, ओके। और बाज़ दफ़ा होता ये है कि अगर उन्हें कब्ज़ हो जाए या उनको वो पेशाब ज़्यादा देर रोक लें, ठीक है। जिसका इलाज प्रोस्टेट हो, जैसे होता है बाथरूम अवेलेबल नहीं है, नहीं जा पाते, तो उससे या वो लॉन्ग ट्रैवल है, तो उसमें आमतौर पर अगर ज़्यादा देर रोक लिया तो वो पेशाब बंद हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ग्रेजुअली प्रॉब्लम हो रहा होता है उसमें एक चीज़ ये देखी गई है कि अगर जो थोड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बर्दाश्त कर रहे हैं, पीछे बैक प्रेशर किडनीज पर पड़ने लगता है। अच्छा, ओके। सारे पेशाब रुकेगा उसमें तो किडनी फेल होने का ख़तरा बढ़ जाता है, रिस्क हो जाता है। अच्छा, ओके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये यूरिन तो ज़्यादा है, हमारे गुर्दों के ऊपर इसका सबसे पहले इफेक्ट आता है, तो इसकी वजह से गुर्दों में पथरी भी हो सकती है। जी, मसाने में पथरी बन जाती है, गुर्दों में भी पथरी बनती है। गुर्दों के पत्थर बनने का रीज़न थोड़ा मुख्तलिफ है। ओके। मसाने में पथरी जो है आमतौर पर प्रोस्टेट की रुकावट की वजह से बनती है। जैसे वही कैफियत है, जैसे कोई बंद होते हैं, डैम्स होते हैं, उसमें पीछे सिल्टिंग हो रही होती है। इसी तरह जब मसाना पूरा खाली नहीं हो रहा होता है तो उसमें जो सिल्टिंग होती है तो वो पत्थर बन जाते हैं। पत्थर बन जाता है। तो जब पथरी होती है तो उस पर क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब वही पेशाब रुक जाता है? बिल्कुल पेशाब रुक भी सकता है, उनका रुक रुक कर आता है, तकलीफ़ के साथ आता है, पेशाब में खून आ सकता है। अच्छा, खून भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसी पे अगर हम बात करें कि डायग्नोज होने के बाद क्या लाइफस्टाइल मेडिसिन, ज़ाहिर है इसकी सर्जरीज भी होती होंगी, तो क्या लाइफस्टाइल इसको बेहतर बनाता है? लाइफस्टाइल से ये है कि देखिए, जो आमतौर पर मरीज़ आता है वो आता है कि बार बार पेशाब कर रहा है, रात में 4-5 दफ़ा उठ रहा है, तो उसमें हम ये कहते हैं उनसे कि ठीक है, आप रात को सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड इंटेक अपना कम कर दें। चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कैफ़ीन वाली चीज़ें जो है उनका इंटेक कम कर दें। तो उससे ये होता है कि यूरिन रात को कम बन रहा होता है, तो रात को उन्हें उठना कम पड़ता है, तो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़र्क पड़ता है मरीज़ों को। फ्लूइड इंटेक वो आमतौर पर मरीज़ खुद ये कर रहा होता है, अगर उसे कहीं मिलने जाना है तो वो 2-3 घंटे पहले पीने की चीज़ें लेना बंद कर देता है। लेकिन उसका ये एक होता है कि वो फिर घर से निकलना छोड़ देता है कि अगर कहीं टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है तो उधर जाता ही नहीं है। अच्छा, इस तरह के मसाले पैदा होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से क्या फर्टिलिटी जो होती है उसके ऊपर इफेक्ट होता है कुछ? फर्टिलिटी पर भी फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क जो पड़ता है उनके जो सेक्सुअल फंक्शन पर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ओवरऑल ज़ाहिर है फिर आपकी इस दवा की ज़िंदगी और उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पर अगर हम बात करें पाकिस्तान में, स्पेशली अगर मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की बात करती हूँ, तो क्या इस वक्त नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं? देखिए, इसमें एक तो स्टैंडर्ड ये है कि प्रोस्टेट के जैसे इनलार्ज प्रोस्टेट जिसे या बिनाइन इनलार्जमेंट की जो बात करते हैं, उसमें फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है वो हम उसकी दवाओं से, मेडिकेशन से ट्रीट करते हैं। मुख्तलिफ दवाएं हैं जिनसे ट्रीट किया जाता है, कॉम्बिनेशंस देते हैं। अगर उससे नहीं आता है तो नेक्स्ट स्टेप सर्जरी की आती है बात। सर्जरी में भी ये है कि एक स्टैंडर्ड सर्जरी है जिसे हम TURP कहते हैं, वो दुनिया भर में हो रही है और पिछले 50 साल से हो रही है। अब उसमें मॉडिफिकेशन, उसके साथ थोड़े इश्यूज आते हैं क्योंकि मेजर अंडरटेकिंग, मेजर सर्जरी है। अब नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है, जो दुनिया भर में 5 साल से आई हुई है, लियाकत पहला टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जिसमें अवेलेबल है, वो उसे हम रिज्यूम के नाम से जानते हैं। उसमें करते ये हैं कि प्रोस्टेट में स्टीम, भाप जिसे है, उसे इंजेक्ट करते हैं। उससे होता यह है कि प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है। और वो प्रोसीजर सिंपल है कि मरीज़ सुबह आता है, कराता है, शाम को घर चला जाता है। उसका ये फ़ायदा है कि कोई काटने पीटने का नहीं होता है, उसके सेक्सुअल फंक्शंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये प्रोसीजर लियाकत नेशनल में भी हो रहा है? जी, लियाकत में हम करते हैं। तो दिस इज़ द लेटेस्ट? जी, लेटेस्ट है। अगर हम ट्रेडिशनल से बात करें, मेथड से बात करें, तो उसमें क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल मेथड में उसमें भी ऊपर काटते नहीं हैं, लेकिन कैमरे के ज़रिए प्रोस्टेट को अंदर से काटते हैं। अच्छा। अंदर से सफाई करते हैं, यानी जो रास्ता बंद होता है उसको, रास्ते को खोल देते हैं।
उसका एक मेजर जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब मरीज़ को इत्लाम होता है तो उसका मनी जो है वो बाहर नहीं आती। ठीक है, ओके। वो ऑपरेशन का साइड इफ़ेक्ट है कि वो अंदर फिर चली टाइम सही हो जाती है। जाता है? नहीं, वो रहती है, परमानेंटली रहती है। ओके, ठीक उससे सिर्फ ये फ़र्क होता है कि आगे फर्टिलिटी में इफ़ेक्ट आता है उनको। ठीक है, ओके, तो वो हम लोग आमतौर पर यंगर मरीज़ को ऑफ़र नहीं करते हैं ठीक है। क्योंकि उनके सेक्सुअल फंक्शन और फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट आ सकता है। जी, बिल्कुल। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि उनमें अवॉइड करें। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है फिर ये उनसे डिस्कस कर लिया जी जाता जी, है। ये उनको बताकर ये सब चीज़ें। कर दी जाती हैं, बिल्कुल। ओके, अगर ये जो ट्रीटमेंट्स हैं इसमें रिकवरी कितनी फास्ट होती है? मतलब हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, जो लेटेस्ट अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं जो वो medication स्टीम वाला है उसमें अस्पताल में स्टे नहीं होता है। ओके, वो आमतौर Same day. पर डे केयर कर रहे हैं, सुबह आता है, ठीक है। करते हैं, शाम को घर भेज देते हैं। ठीक है। और दूसरे वाले में दूसरे में 3-4 दिन मरीज़ को रखते हैं। रखते हैं और फिर वो दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ मतलब ऑफिस जाना, ये करना है जो सब कुछ वो कर थोड़ा सकते अराउंड 2 हफ्ते 2-3 हफ्ते लगते हैं। हैं। ठीक है। अच्छा, इनलार्ज प्रोस्टेट के साथ जब ये सिम्टम्स हैं या मेडिकेशन कितनी हेल्पफुल होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि लोग सर्जरी से थोड़ा घबराते जी। हैं, तो मेडिकेशन रियली हेल्प्स? जी, मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं, लेकिन एक हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन ये है कि दवा हम लेते हैं, जैसे एंटीबायोटिक ले ली 4-5 दिन के लिए ले ठीक ली, हो उसके गया बाद फिर, ठीक हाँ। हो गया, हमने छोड़ दी। लोग आमतौर पर इसमें यही मिसकंसेप्शन होता है कि हमने हफ्ता भर दवा खा ली, हम ठीक हो गए, फिर दवा बंद कर दें। इसमें जो दवा का है कि दे हैव टू टेक इट फॉर लाइफ, ज़िंदगी भर खानी है अच्छा, दवा। ओके, दवा जब भी छोड़ेंगे ये कैफियत दोबारा आ जाएगी। ठीक है। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, जैसे आप शुगर की दवा ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, कि अगर छोड़ते हैं तो बढ़ जाता है, तो इसमें भी ये है कि आपको कंटिन्यूस लेनी होती है। बिल्कुल, हाँ, मैंने सुना है बिल्कुल ऐसे ही कि लोग इस दवाई को छोड़ भी देते छोड़ देते हैं तो फिर दोबारा प्रॉब्लम होती है। फिर ये भी होता है, जो रिबाउंड होता है उसमें पेशाब बंद हो जाता है, कैथेटर नल की लग जाती है। अच्छा, इस तरह के मसाइल भी पेश आते हैं, बिल्कुल। तो डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप क्या इसमें ज़रूरी है? अगर मेडिकेशन से आराम आ जाता है, वो ले रहे हैं, तो फॉलोअप कितना दिन? फॉलोअप अगर शुरू में तो थोड़ा जल्दी देखते हैं, फिर अगर दवा पर वो एडजस्ट हो जाता है तो फिर हम कहते हैं 3-4 महीने में दिखा लो, 6 महीने में दिखा लो। मरीज़ पर डिपेंडेंट होता है कि कितना वो फॉलोअप कर रहा है, रेगुलरली ले रहा है दवा। अच्छा, एक और यहाँ पर सवाल है कि अगर मसाने में पथरी हो जाती है तो कितनी बड़ी पथरी हो कि जिस पे सर्जरी करानी पड़ती है, और विदाउट मेडिकेशन पथरी का साइज़ कितना होता है अगर मतलब सर्जरी ना करनी हो जिस पे? देखिए, पथरी अगर एक दफ़ा मसाने में बन गई है तो उसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। मेडिसिन से नहीं निकल मेडिसिन सकती? से नहीं निकलती, क्योंकि देखिए एक सर्टन साइज़ की है। अगर पेशाब के नाली जो है वो उसमें मुश्किल से 4-5 मिलीमीटर से बड़ी चीज़ नहीं निकल सकती। बिल्कुल उससे बड़ी पथरी है तो उसे निकालना ही पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुर्दे की पथरी के हवाले इस पे था कि उसमें कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जो खुद बहुत निकल जाती हैं। जी, वो छोटी पथरी जो 1 सेंटीमीटर से कम हो वो आमतौर पर निकल सकती हैं। निकल सकती हैं, बिल्कुल। और आज का जो गुर्दे में जो पथरी की लेटेस्ट चीज़ें हैं जिसमें आप रेज दे के भी ब्रेकअप कर देते हैं, तो वो क्या प्रोसीजर होता है? वो लिथोट्रिप्सी कहते हैं या शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, ESWL के नाम से होता है। जैसे आम जबान में लोग लेज़र कहते हैं, वो एक्चुअल लेज़र होता नहीं है, लेकिन उसे लेज़र कहा जाता है। वो गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है उसको शॉकवेव लगाकर ऊपर से उसे पत्थर को चूरा कर देते हैं और चूरा फिर पेशाब के ज़रिए निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इनलार्ज प्रोस्टेट के साथ पेशेंट आपके पास आता है, सर्जरीज भी हो जाती हैं, तो ओवरऑल कोई डाइट जो है, जो खाना पीना होता है, वो कितना अहम होता है? उस पर कभी कोई एहतियात करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ ना खाएं? जैसे बहुत सारे जैसे गुर्दे के मरीज़ होते हैं, वो मिथ्स हैं, आई डोंट नो, कि हमने ज़्यादा पालक नहीं खानी, टमाटर नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो ऐसी कुछ एहतियात है जो प्रोस्टेट के मरीज़ को करनी चाहिए? प्रोस्टेट के लिए जो पालक हो गया, टमाटर हो गया, ये बेसिकली जो गुर्दे के स्टोन्स होते हैं उनके लिए होती है। प्रोस्टेट का तो यही अमल है कि जिसे हम कहते हैं उम्र के साथ, जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐनक लग रही है, तो प्रोस्टेट भी उम्र के साथ बढ़ रहा है। इस पार्ट ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। बिल्कुल। तो ये वही है कि जब एक दफ़ा सर्जरी हो जाती है तो 8-10 साल के लिए उनको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर कुछ सवालात हैं, टॉपिक से हट के भी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस पे हम डिस्कशन ज़रूर करते हैं। स्पेशली हमारे जो यंग बच्चे हैं, जब वो आफ्टर 12 अपनी एक प्रॉपर्टी के एज में जाते हैं, तो उस पर उनको है कि इस पर कुछ थोड़ी सी अवेयरनेस दें कि बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, किस बात की एहतियात करनी चाहिए, माँ बाप को क्या ख़्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस पर थोड़ी सी बताइएगा डिटेल हमें। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर इसके बाद हम वापस आते हैं, बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला मौजूद है, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, एक और सवाल भी है कि प्रोस्टेट कैंसर कितनी परसेंटेज है, उसके लिए क्या किस तरह यहाँ पाकिस्तान में इलाज है, उसके ऊपर भी हम बिल्कुल ज़रूर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। We will be right back after this short commercial break. ये अवामी खिदमत का पैगाम आप तक महकमा कानून हुकूमत सिंध की तरफ से पेश किया जा रहा है। क्या आपको जायदाद के हकूक से महरूम रखा जा रहा है? क्या आपको आपकी मजदूरी या तनख्वाह देने से इनकार किया जा रहा है? क्या आप जिस्मानी या ज़हनी तशद्दुद का शिकार हैं? क्या आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? तो परेशान न हो, अभी हमारे हाई कोर्ट के रजिस्टर्ड वकला से मुफ्त कानूनी मशवरा हासिल करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 0800-708-06 पर कॉल करें, क्योंकि इंसाफ सबका हक है। सिंध लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर। जी सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। मेरा और आपका साथ 12 बजे तक रहेगा। हमेशा की तरह आप कॉल कर सकते हैं 021111000105 के ऊपर, और फेसबुक पेज पे इस वक्त लाइव हमें आप देख रहे हैं www.fb.com/hotfm105 के ऊपर, और आप अंबर रज़ा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से भी आप हमें हमारे शोज़ को लेटर ऑन जाके देख सकते हैं। सवाल था कि लड़कों को स्पेशली आफ्टर 11 to 12 ईयर्स के बाद चेंजेस आती हैं ओवरऑल, तो बच्चे ज़ाहिर है आजकल तो डॉक्टर साहब सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, गूगल पे आप सब चीज़ें डालें, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद समझना हर किसी का काम नहीं होता। ज़ाहिर है हम डॉक्टर नहीं हैं, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा पेरेंट्स को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली अगर हम मेल्स की बात करें, बच्चों की। देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो ये सोशल मीडिया पर देख क्या रहा है, कर क्या रहा है। सही बात है। चेक्स एंड बैलेंसेस उसमें होने चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर चीज़ें अच्छी भी मिल सकती हैं, और जो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, पोर्नोग्राफी है, इस किस्म की चीज़ें बहुत हैं। तो इसके ऊपर पेरेंट्स को ये चाहिए कि नज़र रखें कि क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द दोनों में, पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी ओपन होनी चाहिए। वी शुड डिस्कस ऑल दिस, यानी कि उनसे बैठाकर उनसे साफ बात की जाए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है, और उसके क्या नुकसानात हैं। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन अगर ओपन होंगी तो बच्चा सही रहेगा। होता ये है कि घर में आमतौर पर जो वालदा हैं वो झेपती हैं बच्चे से बात करने, बच्चा भी उनसे झेपता है कि बात करने का, लेकिन ये है कि बाप हो गया या और बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है।
कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि अच्छा, और ओवरऑल हेल्थ पे बच्चों को इस एज में किस तरह माँ को ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए कि सब सही है कि नहीं? नहीं, उसमें यही है कि उसकी वो क्या कर क्या रहा है। ठीक है। देखिए, एक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जिनको पेशाब में कतरे आ रहे हैं, या एक आता है कि जो रात में इतलाम हो रहा है। जी बिल्कुल। वो उसके माँ बाप भी घबराए हुए होते हैं, बच्चा उससे ज़्यादा घबराया हुआ होता है। बट इट इज़ नेचुरल। नेचुरल है, वो अवेयरनेस नहीं होती। उन्हें समझाते हैं तो समझ में भी आता है। लेकिन वही है कि वो कम्युनिकेशन अगेन वही होती है कि बातें नहीं हो तो रही ये होती, सब 12 से 16 साल के बीच में बीच में होता है ये, ठीक बल्कि अपने यहाँ तो और 20 साल तक के जो होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब प्रोस्टेट की भी बात कर रहे थे तो हमने प्रोस्टेट कैंसर पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में इसकी कितनी शरह है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। आपने कहा कि लेट स्टेज में जाके पता चलता है, तो इसको किस तरह हम देख सकते हैं? देखिए, प्रोस्टेट हमारे यहाँ होता है। एक ज़माने में ये बोला जाता था कि प्रोस्टेट कैंसर है ही नहीं, बहुत कम है। लेकिन है, क्योंकि पहले हम लोग ढूंढते नहीं थे, देखते नहीं थे, लेकिन वो मौजूद है। हाँ, उतना नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, लेकिन अच्छी खासी मकदार में मौजूद है। अब जब लोगों ने स्क्रीन करना शुरू किया है, जो हमारे पास जैसे प्रोस्टेट का मरीज़ आता है तो एज अ रूटीन हम उसको कैंसर के लिए स्क्रीन करते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक हमें मिल जाता है। अब उसमें यह है कि अर्ली कैंसर डिटेक्शन में यह है कि उसमें उसे सिम्टम नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है। वही है कि उसी स्टेज पर, लेकिन वही है कि वो जो प्रॉपर ट्रीट हो जाए तो क्योर हो जाता है। अच्छा, अगर जैसे स्क्रीनिंग की बात करते हैं, आपने कहा ना कि 40 इयर्स के बाद इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए, तो उसी वक्त हम इसका स्क्रीनिंग भी नहीं कर जी, सकते? इसका तो करते, पीएसए का जो ब्लड टेस्ट है उससे वो कर लेते हैं। वो अगर बड़ा हुआ होता है तो फिर मज़ीद चीज़ें टेस्ट कराए जाते हैं कि एमआरआई करा लेते हैं, फिर बायोप्सी हो जाती है। ठीक है। लेकिन मेन थ्रस्ट जो होता है वो पीएसए के ब्लड टेस्ट पर होता है। ठीक है। और ये स्क्रीनिंग हर साल होनी चाहिए या हर 2 से 3 साल? यानी हर साल होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जब भी वो लिपिड प्रोफाइल अपना कराते हैं तो उसके साथ एक ब्लड टेस्ट और कराना है। ठीक है। ओके। अच्छा, बहुत सारे मर्द हज़ारात हम जब देखते हैं, जब हम एक स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि खैर हम छोटे बच्चों को भी आजकल देख रहे हैं, सिगरेट्स हो गई, वेपिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स होंगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हम इन देख रहे हैं। खैर हम तो इस लड़कियों को भी, मैं बच्चियों को भी देखती हूँ, वो भी वेपिंग कर रही हैं ओपनली। तो क्या सिगरेट्स और ये अल्कोहल इनटेक एंड ये तमाम चीज़ें भी प्रोस्टेट के ऊपर फ़र्क डालती हैं? ये देखिए, सिगरेट, तंबाकू किसी फॉर्म में भी, पान में हो गया, सिगरेट में हो गया, वेपिंग में हो गया, ये ब्लैडर कैंसर करता है। ओके। मसाने का कैंसर। तो इसके इंसिडेंस इसकी वजह से लोग जो है आमतौर पर तंबाकू को और मुंह के कैंसर से और लंग के कैंसर से एसोसिएट करते हैं, लेकिन जितना लंग का कैंसर होता है तंबाकू से, उतना ब्लैडर कैंसर भी उतना ही है। तकरीबन बराबर है। बराबर ही है। ओके। तो आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब लोग कहते हैं कि नहीं जी, सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। अब हमारे वाले साहब जो हैं वो सालों से सिगरेट पी रहे थे लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, सिगरेट ये भी होता है कि आप सिगरेट पी रहे हैं, कोई आते हैं 100 साल के बाबा आ रहे हैं जो 40 सिगरेट रोज़ पी रहे हैं, माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी है, वो है, लेकिन वो फार एंड फ्यू हैं। आपको ऐसे कितने लोग मिलेंगे, मुश्किल से 2-3 मिलेंगे देखने को जो इस तरह की लाइफस्टाइल कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो हम वो देख रहे हैं जिनके लंग ख़राब हो गए हैं, या लंग कैंसर हो गया है, या ब्लैडर कैंसर हो गया है। और अब तो आप ओरल कैंसर जो है वो तंबाकू की चीज़ों से वो इतना ज़्यादा, गुटखा और गुटखा वगैरह से हो रहा है। और अच्छा, ये जो हमारी यंग जनरेशन है वो समझती है कि जो वेपिंग है, या बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे जो सिगरेट को छोड़ के दीजिए, अब हमने सिगरेट कम कर दिया और हम वेपिंग पे शिफ्ट हो गए, तो क्या निकोटीन लेवल उसमें कम होता है? नहीं, उसमें तो और ज़्यादा होता है निकोटीन लेवल। उसके साथ तो FDA के अमेरिका में तो और आए में इंसिडेंट जिसमें सडन कार्डियक अरेस्ट की इंसिडेंट्स मिले हुए हैं। वेपिंग मेरे हिसाब से और ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल।
तो आप यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे इसमें? नहीं, यंग जनरेशन को तो यही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की जो बात होती है उसमें टोबैको और या वेपिंग या सिगरेट नहीं आता। दूसरा एक इशू बहुत आ रहा है इनफर्टिलिटी का, ख़ासतौर पर मेल इनफर्टिलिटी। लेकिन हमारे माशरे में तो समझा जाता है कि औरत का ही ज़्यादा कसूर हाँ, है। ये सबसे बेचारी औरत के सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, मर्द का कोई कराता नहीं है टेस्ट। जब कराते हैं तो पता चलता है प्रॉब्लम मर्द में है। बिल्कुल। और उसमें तंबाकू इज़ वन ऑफ द बड़ा फैक्टर है जो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एक लड़की की शादी होती है तो कुछ महीनों के बाद ही माँ खुद भी और सास भी, वो दोनों ही लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। यह है, और मर्द को कोई नहीं ट्रीट कर रहा होता। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी गई है, जो इनफर्टिलिटी के केसेस हम लोग देख रहे हैं, उसमें तकरीबन 60% जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मर्दों में आ रहा है। 40% जो हैं वो औरतों के इश्यूज आते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर अजीज़, मतलब मैं अगर अपने हम जब इतनी ओपन बात कर रहे हैं तो मैं ये भी देखती हूँ कि हम ज़ाहिर है इस माशरे में रहते हैं जहाँ मर्द को इस बात पे डिस्कशन करना एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। और अगर हम इस शहर की दीवारों पे देखें तो सबसे ज़्यादा भी यही लिखा होता है कि जी मर्दाना कमज़ोरी का इलाज। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है, हम क्यों टैबू बना देते हैं हर चीज़ को? देखिए, अब ये काफ़ी हद तक थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी है। अब मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये अब क्लिनिक में भी ये है कि बीवी आ रही होती है, बिल्कुल, हस्बैंड नहीं आ रहे होते। बीवी बेचारी रिपोर्टें लेकर मियाँ की आ रही होती है कि ये इश्यूज़ हैं। बिल्कुल। तो ये वही है, एक अनफॉर्चुनेटली मेल डोमिनेंट सोसाइटी का एक हिस्सा है कि जो मर्द कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा कोई इशू ही नहीं है, एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार है कि प्रॉब्लम अना पे बात आ जाती है ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन खैर ऐसे बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराते हैं और कपल्स आके अपने दोनों चीज़ें डिस्कस करते हैं। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इब्राहिम बोल रहा हूँ कराची से। जी इब्राहिम साहब। मेरे 2-3 सवाल हैं, आप जरा मुझे ठहर के जरा, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए। पहला तो ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का नॉर्मल वेट क्या होता है, ठीक है ना? ठीक है। और ये जब इसको बढ़ना ही है या बढ़ता ही है तो ये खाने पीने की चीज़ों से या कुछ ज़्यादा सेक्सुअल के काम से या उस वजह से, मेरा आ रहा है 30 ग्राम आ रहा है ना, मेरा वेट है 62 kg। और दूसरा सवाल ये है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड और जो पोटा है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, मतलब इन दोनों का क्या वो है? प्रोस्टेट और किसका क्या ताल्लुक है आपस में? वो जो पोटा कहलाता है, गोलियां आमतौर पे जिसको बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, वगैरह। ओके। तो उसके आपस में क्या रिलेशन है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 75 है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। देखिए, प्रोस्टेट का साइज इतना मैटर नहीं करता, साइज पर हम नहीं जाते। हम लोग देखते हैं कि उसको मसला कितना हो रहा है, पेशाब में दिक्कत कितनी हो रही है, उस पर देखा जाता है। साइज़, बाज़ लोगों का प्रोस्टेट 20 ग्राम का होता है लेकिन उनको मसले हो रहे होते हैं। बाज़ लोगों का 100 ग्राम का प्रोस्टेट होता है, उन्हें कोई मसला नहीं हो रहा होता है। तो साइज़ पर नहीं देखते। और टेस्टिकल या जैसे गोलियां कहते हैं, उसका प्रोस्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगी कि गुर्दे में पथरी के हवाले से भी कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम उस बेल्ट में, बलूचिस्तान बेल्ट में इसमें रहते हैं जहाँ पर पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों को बार बार होती है, हेरिडिटरी इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसके ऊपर बताइए कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं पथरी होने के? देखिए, पथरी हम सब जो गर्म मौसम में रहते हैं प्रोन हैं। हम उसमें यह है कि बाज़ जो होते हैं जेनेटिक होते हैं, ख़ानदान में पथरियाँ हो रही होती हैं। बाज़ ये भी देखा गया है कि पैदा हुए बच्चे की भी पथरी हो रही होती है। अब पथरी का इशू ये आ जाता है कि अगर उसे अनट्रीटेड छोड़ें तो गुर्दों को फेल कर देती है। मेजर कॉज जो है, वन ऑफ द मेजर कॉज जो गुर्दों के फेलियर का है वो किडनी स्टोन्स है। ओके, रीनल फेलियर जो है। ठीक है, तो कितनी बड़ी आपकी स्टोन होते हैं जिस पे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, स्टोन 1 सेंटीमीटर से बड़ा जो स्टोन है उसका खुद से निकलने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। बाज़ लोग होते हैं जो रेगुलरली स्टोन पास कर रहे होते हैं, उनके थोड़े बड़े स्टोन्स भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करें कि पेशाब की नाली कितनी बड़ी है तो उससे बड़ा पत्थर तो नहीं निकलेगा। सही बात है। अब उसका यह है कि हमारे पास सिर्फ सर्जरी ऑप्शन नहीं है, दूसरे जिसे हम लोग मिनिमली इन्वेजिव कहते हैं,
वो ज़्यादातर ऑप्शन है। अब 99% पत्थर जो हैं अब हम लोग बड़े कट से नहीं निकालते हैं। ओके। उनको यह छोटा सुराख करके किडनी के अंदर से, जिसे ड्रिल का ऑपरेशन कहते हैं, उससे निकाला जाता है, या पेशाब की नाली से कैमरा डाल के पत्थर को तोड़कर निकाला जाता है। मेजर कट लगाने के अब बहुत कम होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर जैसे पित्ते में पथरी होती है जी। तो पित्ता निकाल दिया जाता है, तो गुर्दे में पथरी हो तो तब तो ऐसा मसला नहीं होता? नहीं, अगर गुर्दा फंक्शन कर रहा है तो सिर्फ पत्थर निकाला जाता है। सिर्फ पत्थर निकाल जाता है, लेकिन पित्ते में पूरा निकाल। पित्ते में पत्थर जब ही बनता है जब वो पित्ता खराब हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उसे छोड़ेंगे तो दोबारा पत्थर बन जाएंगे उसमें। ओके। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग पथरी के इलाज के लिए होम्योपैथिक और हकीम का इलाज करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऑपरेशन करने से ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ये मसला होगा। तो क्या इससे भी कोई ट्रीटमेंट देखते हैं कि अब हो जाता है, लोगों को फ़ायदा होता भी है? देखिए, अब छोटे पत्थर जो है, हम बोलते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 1 सेंटीमीटर से छोटा पत्थर है, उसका खुद निकलने के चांसेस ज़्यादा है। अब मुझे इस पर क्रिटिसिज्म काफ़ी मिलेगा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर से छोटा पत्थर खुद निकल जाएगा, अब वो होम्योपैथ की गोली ने निकाला है या हकीम की गोली ने निकाला है, ये किसी ने कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं की हुई है। ठीक है। अगर जब तक से साइंटिफिक ट्रायल ना हो तो कहना मुश्किल है कि कितना इफेक्टिव हैं चीज़ें ये। सही बात है, बिल्कुल। एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये गुर्दे की पथरी का कोई मरीज अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहे तो वो कहाँ पे मुलाकात हो सकती है, और इसकी सर्जरी पे कितना खर्चा आता है? अच्छा, ठीक है। देखिए, आप लियाकत नेशनल आ जाइए, वहाँ पूरा हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ देख लेंगे आप। जहाँ तक कीमत का ताल्लुक है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेशन होना है, किस किस्म का चीज़ होनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे आपकी टाइमिंग्स क्या है वहाँ क्लिनिक के? वहाँ डेली कोई ना कोई यूरोलॉजिस्ट मौजूद होता है। मेरे जो है मंडे एंड थर्सडे मॉर्निंग में होता हूँ। मॉर्निंग में होते हैं। और अखराजात कितने होते हैं तो डिपेंड करेगा ना कि क्या प्रोसीजर है और कितना बड़ा पत्थर है, क्या है, ठीक है, उसके मुताबिक ही पता चल सकेगा। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पथरी एक दफ़ा निकल गई तो फिर दोबारा भी हो सकती है। तो एक तो लोग, आपका मौरूसी बीमारी होती है ना कि आपको लोगों को पथरी ख़ानदान में हो रही होती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई वजह होती है कि दोबारा बन जाती है? अगर उसमें फोकस हो, कोई प्रॉब्लम हो, यानी कोई किडनी में एबनॉर्मलिटी हो, उसकी वजह से भी पत्थर बन रहे होते हैं। लेकिन देखिए, जैसे मरीजों से मैं ये कहता हूँ कि हम सिर्फ वहाँ से माल निकाल रहे हैं, फैक्ट्री तो मौजूद है, ठीक है, दोबारा प्रोड्यूस कर लेगी। उसमें यह है कि लाइफस्टाइल अगर अपना सही करें, चीज़ें ये हैं कि पीने की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, खाने पीने में बाज़ चीज़ें हैं, बाज़ किस्म के पत्थर होते हैं, उसमें डाइट का ख्याल करना होता है। तो वो चीज़ें, जैसे पालक टमाटर की बात आ रही है, यूरिक एसिड के अगर स्टोन बन रहे हैं तो उसमें ये होता है कि यूरिक एसिड के स्टोन मतलब बढ़ा हुआ हो तब? जीत बढ़ा हुआ हो। तो उसमें यह है कि गोश्त का, बड़े के गोश्त का और पनीर का, चीज़ का, चने की दाल का इस्तेमाल कम होना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी खैरियत से? जी मैं ठीक, आप कौन? सोहेल हाशमी बात कर रहा हूँ। जी सोहेल साहब, जी प्लीज। मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब गुर्दे की पथरी का तो तफसील बता रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था इससे रिलेटेड, गुर्दे की पथरी से मतलब ये हार्निया के बाद भी अक्सर गुर्दे में पथरी पैदा हो सकती है, या बस हार्निया के बाद फिर नहीं पैदा होती? हर्निया तो ये अलग चीज़ है। हर्निया तो उसे कहते हैं जो पट्ठों में कमज़ोरी और शगाफ बन जाता है। और जो हर्निया का ऑपरेशन होता है शायद उस पर, हर्निया के ऑपरेशन भी अलग है, उससे पथरी का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये गुर्दे की पथरी होती है, ठीक है, तो जब छोटी होती है तो यूजुअली हल्का फुल्का भी कोई पेन होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि शायद कमर में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे गुर्दे ऐसी जगहों पे हैं जहाँ हमें फील होता है कि कमर का दर्द है। तो गुर्दे में पथरी के मेन सिम्टम क्या है, कैसा दर्द होता है इस पर? देखिए, छोटी पथरी जो है आमतौर पर तकलीफ़ देती है, यानी काफ़ी सीवियर पेन होता है। गुर्दे की पथरी का दर्द और कहते हैं कि लेबर की डिलीवरी का पेन तकरीबन बराबर है। अच्छा, इतना तकलीफ हो सकती है। अच्छा, हो सकती है एक्यूट पेन अगर हो रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा होता है जो पुराना होता है, एक्यूट होकर
ख़त्म हो चुका होता है, पथरी फंसी हुई होती है पुरानी, यानी गुर्दे ने काम करना कम कर दिया होता है, तो फिर पेन कम हो जाता है। पत्थर अगर गुर्दे में बड़ा है तो आमतौर पर वो दर्द नहीं कर रहा होता है। ठीक है। जैसे बड़ा मोटा आदमी है वो हिलता जुलता कम है, छोटा पत्थर हिलता है तो तकलीफ ज़्यादा देता है। सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वाकई में लोग इस पेन के साथ यकीनन हॉस्पिटल पहुंचते जी। होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गर्मी का मौसम है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि अब स्पेशली जब मैं कराची की बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, और आजकल हमारी सारी आवाम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो हालात इस वक्त जी, चल रहे हैं और जो सोशल मीडिया इस वक्त इतना कुछ दिखा रहा है, इतने स्ट्रेस में है लोग, गर्मी भी बहुत है, तो आप ओवरऑल क्या समझते हैं, पानी का इंटेक कितना इम्पोर्टेंट है गुर्दों के लिए? नहीं, गुर्दों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सादा पानी या लिक्विड इंटेक पर बात करते हैं कि ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, जो एक घर में बैठा हुआ है, एसी में बैठा हुआ है, तो उसका 3-2.5-3 लीटर में गुजारा हो जाता है। लेकिन जो बाहर आउटडोर काम कर रहा है उसके लिए कम से कम इस कराची की गर्मी में 4 से 5 लीटर का लिक्विड इंटेक होना चाहिए। 4 से 5 लीटर। अच्छा, लिक्विड इनटेक के अंदर ORS की कहाँ, जो कि ज़ाहिर है जब बहुत पसीना आता है तो उसमें ORS कितना हेल्प आउट करता है? और ORS हेल्प कर सकता है, लेकिन ये ख्याल रखें कि उसमें शक्कर भी होती है, नमक भी होता है। डायबिटिक और हाइपरटेंशन जिनको ब्लड प्रेशर है वो अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस पॉपुलेशन में वैसे हम नंबर 1 पे डायबिटिक में, कोई डायबिटिक और किसी को BP ना हो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, क्या उनको उनके गुर्दे ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जी, ब्लड प्रेशर अगर जिनका कंट्रोल में नहीं है वो उनको किडनी पर इफेक्ट होता है। ये भी लीडिंग कॉज है रीनल फेलियर का, अगर जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं हो रहा। अब ब्लड प्रेशर के साथ इशू है, अगर जिनके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से भी गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं। तो एक किस्म का ये साइकिल है जो दोनों एक दूसरे को चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हमारे पास 5 मिनट हैं, इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। और आपकी एज ए यूरोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आदमियों को अपनी ओवरऑल प्रोस्टेट हेल्थ के लिए कैसे ख्याल रखना चाहिए, उस पर थोड़ा सा बताइएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। We will be right back after this short commercial break. Make this festive season grand with the J-Dot Grand Festive Sale. Enjoy flat 25% and 40% off on your favorite looks starting from 7th May. Shop in stores and online at JanetJamshed.com. जी सामीन, अंबर आपकी होस्ट, आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में हमारे साथ डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला मौजूद हैं। इज़ अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा वैसे तो हम ओवरऑल इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना चाहूँगी एज अ यूरोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है, ओवरऑल आदमियों की हेल्थ में क्या क्या चीज़ें अहम हैं, और स्पेशली जब हम प्रोस्टेट हेल्थ की बात करते हैं तो क्या अहम चीज़ें हैं जो आफ्टर 40 जो है एक मर्द को ज़रूर देखनी चाहिए? देखिए, उसमें आफ्टर 40 जो आ जाते हैं इशू, डायबिटीज़ आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, और प्रोस्टेटिक सिम्टम्स आ जाती हैं जिसको हम यूरिनरी सिम्टम्स कहते हैं, यानी पेशाब जल्दी जल्दी आना, बार बार आना, तेज़ आना, रात को बार बार उठ कर करना, ये सब लाइफस्टाइल में इफ़ेक्ट ला रही होती हैं। अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ ठीक है, ये सब हो रहा है, ये उम्र के साथ हो रहा है, ये उम्र का तकाजा है। बिल्कुल ठीक है, उम्र की वजह से हो रहा है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है, और ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको लिटा कर पकड़ कर आपका ऑपरेशन कर देगा। सही बात है। इसका यही है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका एक किस्म का चेकअप हो जाएगा, किडनी फंक्शन एसेस हो जाएंगे, ब्लैडर आपका मसाना देख लिया जाएगा। दूसरा इशू ये है कि आपका अगर प्रोस्टेट की स्क्रीनिंग हो जाएगी कि खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं बन रहा है, और उसके साथ आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा।
देखिए, प्रोस्टेट के लिए फर्स्ट लाइन हमारे लिए हमेशा जो होता है, हम दवा से ट्रीट करते हैं। यंगर पेशेंट को हम सर्जरी ऑफ़र नहीं करते। उसे कोशिश यही होती है कि हम उसे दवाओं से ट्रीट करें और दवाएं से स्टेबलाइज हो जाता है तो दवा खाता रहे। बिल्कुल। अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो ऑफ़र की जाती है। अब जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ गई है कि यंगर पेशेंट को जिसको सीवियर सिम्टम्स हैं उसको भी हम ट्रीट कर सकें। जो मसले सर्जरी के होते थे उन प्रॉब्लम्स के बगैर उसे ट्रीट हो जाए। जो रिज्यूम का प्रोसीजर है उससे हेल्पफुल हो सकती है। ये आइडियल है यंगर पेशेंट के लिए, और जो एल्डरली जो आम तौर पर एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं होते हैं उनमें भी किया जा सकता है। ठीक है, एक कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरा एक सवाल है। मेरे को छोटे पेशाब की ना उम्र है मेरी 35 साल। ठीक है। छोटा पेशाब बार बार आता है, लेकिन साथ साथ मर्दाना कमजोरी भी मुझे हो गई है, शादीशुदा हूँ। तो ये मुझे किस डॉक्टर को चेक कराना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को? नहीं, यूरोलॉजिस्ट को आप दिखाइए, क्योंकि पेशाब का भी मसला है और जो आपका सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहा है ये भी यूरोलॉजिस्ट का ही डोमेन है। जी जी सर। ठीक है, तो ओके। मुझे वैसे शुगर मैंने चेक कराया, शुगर नहीं है मुझे। हाँ, तो देखिए, सेक्सुअल जो फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह शुगर खाली नहीं है, और भी वजूहत हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत सारी वजूहत हैं। इन चीज़ों का इलाज मौजूद है। ठीक तो है ये जी, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? जी, यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है सर, बढ़िया। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है। ठीक है, आजकल अगर बल्कि एक सवाल यहाँ पर भी आ रहा है, पहले इनको ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बाजी, मैं अरबाब अली मला बात कर रहा हूँ सर, हम दादू से। अभी मैं कराची से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। जी प्लीज। मेरी वाइफ है 45 एज की, ठीक है। उसको पित्ते में पथरी है। ठीक है। अभी 3-4 मरतबा उसके सेवन में ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, वो बता रहे हैं भाई इसकी खून की कमी है, खून पूरा किया, वो बोतल वगैरह लगाई। अभी उसकी बल्कि धड़कन है वो जो सही नहीं है। अभी 2-4 महीने इसको जो है छोड़ दो, ऑपरेशन नहीं करो। फिर हम 5 महीने के बाद में गए। 5 महीने के बाद में जो गए तो वो कह रहे हैं कि अभी इसका फितन काम नहीं करा, अभी फितन काम नहीं करा। अगर ये नशा देंगे तो इसको नहीं उतरेगा, ये कोमन चला जाएगी। अभी थोड़ा सा बता दे डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक देखिए, अगर बेहोशी के काबिल नहीं है तो फिर ऑपरेशन तो नहीं हो सकता और उनका। कह रहे हैं पित्ता काम नहीं कर रहा। पित्ता तो पत्थर की वजह से काम नहीं कर रहा। हो सकता है वो ये बोल रहे हो कि इनका जिगर काम ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लिवर की वजह से भी। जिगर की अगर से नहीं काम कर रहा है तो बेहोशी देना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। ठीक है, ये एक सवाल इधर आया तो मुझे हुआ कि मैं ये सवाल ज़रूर ऐड करूँ। स्क्रीन टाइम, ठीक है, सबका स्क्रीन टाइम बढ़ चुका हुआ है। चाहे मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करें, घर जाके हमारी रिलैक्सेशन जो है ना वो हमारी स्क्रीन टाइम ही है। एक स्ट्रेस लेवल मर्द हजरात को बहुत होता है। तो क्या ये तमाम चीज़ें प्रोस्टेट हेल्थ या ओवरऑल मर्दों की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा ये देख रहे हैं उस पर इफेक्ट करता है स्क्रीन ऑल द टाइम? स्क्रीन तो वैसे अगर स्ट्रेस आपको मिल रहा है, और आजकल तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस है टीवी देखकर, बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर जाकर, तो उससे आपका जनरल हेल्थ में इफेक्ट आएगा, साइकोलॉजिकल आएगा। प्रोस्टेटिक सिम्टम जो हैं वो अपनी जगह अलग हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल इतना सेडेट हो जाता है उसकी वजह से कि आप कुछ करते नहीं हैं ऐसे। एक कॉल देते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? अमरबा जी। जी कौन? आपने पिछले से बात कर रही हूँ। जी जी बताएं। पिछले जुमे को जो आपने डॉक्टर बताए थे ना ये गोलियों के जी जी इलाज के, जी मुझे इनका नंबर चाहिए। अच्छा, नंबर चाहिए। नंबर तो नहीं मिल सकता, मैं आपको ये बता देती हूँ लाइव के वो कहाँ बैठते हैं। ठीक है, ये बताएं। बता देती हूँ मैं आपको लाइव बता देती हूँ। लास्ट भी हमने एक यूरोलॉजिस्ट को ही बताया था। डॉक्टर साहब जो आज हमारे साथ मौजूद है, अजीज़ अब्दुल्ला साहब, ये भी इसी मर्ज़ को भी देखते हैं। तो आप इनको लियाकत आश्रम में दिखा सकते हैं। जो पिछली दफ़ा हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे उनका नाम था डॉक्टर साद, और वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में बैठते हैं। ठीक है, एक और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी बात हो सकती है डॉक्टर साहब से? जी जी बिल्कुल, फरमाइए। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? डॉक्टर साहब एक तो माशाल्लाह
डॉक्टर फैजान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे किसी दोस्त को रेफर किया था आपकी तरफ। ओके जी, बहुत पहली शुक्रिया। बात। दूसरी बात ये, मैं खुद मेरी उम्र 62 है, डायबिटिक पेशेंट हूँ और 5 साल पहले मेरे प्रोस्टेट की सर्जरी हुई थी। ठीक है जी। मैंने ये फील किया एज अ पेशेंट, और डॉक्टरों से जो मेरी बातें हुई तो हमारे लोग जो है ये समझते हैं कि प्रोस्टेट की वजह से हमारा सेक्सुअल फंक्शन जो है ना डिसऑर्डर होता है, लिहाजा लोग छुपाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं आदमी को, वो ट्रीटमेंट नहीं कराते। तो मेहरबानी करके मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, इस मरहल से गुजरा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एज के हिसाब से होती हैं, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सिर्फ मेल फंक्शन में होता है। तो आप लोगों को ये कहें कि मेहरबानी करके ये डॉक्टर से रुजू करें, इसमें छुपाने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की वैसे इन्होंने, एंड थैंक यू सो मच कि इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आमतौर पर लोग नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को कवर किया। और आखिर में कोई लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? रेडियो पे आपने पहली दफ़ा बात की या पहले कभी किया? बहुत पहले, बहुत। तो कैसा लगा रेडियो का एक्सपीरियंस? लग रहा है आपको कि आप रेडियो पे ही बैठे हुए हैं, लोग फ़ोन कर रहे हैं? नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत। तो आपने कभी ऐसा इमेजिन किया कि ये जो कॉल्स भी आ रही हैं कि आएंगी कि नहीं? हाँ, नहीं, इतना नहीं था कि इतना इंटरेस्ट होगा लोगों को। क्या एक और आखिरी कॉल ले ही लेते हैं जल्दी से ना। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम, इब्राहिम बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल और भी है जी, वो ये कि मेरे घुटनों का अल्ट्रासाउंड कराया तो ये जो इसमें कोई पथरी नहीं है, ठीक है ना, और साइज भी 10x10 कुछ है। चलें। मेरे एक राइट गुर्दे पे जो है वो एक सिस्ट बनी हुई है 4x4 cm की ना, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इसको बस ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो भले हो। देखिए, ये पानी की झिल्लियाँ होती हैं, गुर्दे पर होती हैं, इनको कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आम लोगों के होती हैं, इनको कुछ नहीं करते, इनको किसी को छेड़ने भी नहीं दीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजीज़ अब्दुल्ला। मैं आपको फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप लोग बहुत बिजी होते हैं, अपना टाइम निकाल के हमारे पास आते हैं, और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आपकी जो हम यहाँ बैठकर सेहत की आगाही दे रहे हैं उससे लोग मशवरा आपसे भी ले सकें और डायरेक्ट आपके पास भी आ सकें। जो टॉपिक्स टैबू हैं उसके ऊपर बात ज़रूर कीजिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करें, चाहे हम प्रोस्टेट की बात करें, चाहे मर्दाना कमज़ोरी की बात करें, तमाम चीज़ों का इलाज मौजूद है। ठीक है, इस चीज़ को टैबू मत बनाइए कि हम छुपा के रखेंगे, और अना का मसला मत बनाएं। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप डॉक्टर के पास बगैर किसी झिझक के जा सकते हैं और अपने तमाम डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर कुछ कहेंगे आखिर में? नहीं, आपने टोटली एग्री विद यू। इसमें ये है कि टॉपिक हर चीज़ पर बात करना ज़रूरी है, छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रॉब्लम्स और ख़राब होते हैं, और कोई चीज़ अब टैबू होनी नहीं चाहिए, सीधी सी बात। बिल्कुल। जितना मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव है, और अपने बच्चों के बीच में भी कम्युनिकेशन ज़रूर रखें। ठीक है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हम वहाँ पर भी देखते हैं जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों से कनेक्टेड नहीं होते। तो अब वो दौर है कि आप अपने बच्चों को नहीं रोक सकते कि आपने इस पेज को विज़िट नहीं करना या इस साइट पे आप नहीं जा सकते। एवरीथिंग इज़ वेरी ओपन। कितना हम कंट्रोल करेंगे? तो बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनको अच्छा और बुरे की समझ ज़रूर दीजिए, ताकि जब वो उन चीज़ों को देखें या ना भी देखें तो उनको पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। सेहत ज़िंदगी की सबसे बहुत बड़ी कीमत है, बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया में जितनी भी दौलत आप कमा लें, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो ये दौलत सारी फिर उस सेहत को ठीक करने में ही चली जाती है, और पानी फिर बहुत सर से गुजर चुका होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, सुबह उठ के और वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पूरा दिन मौजूद है। हम सब लोग बहुत मसरूफ़ हैं, हर कोई इस भाग दौड़ में मौजूद भागे चला जा रहा है और सेहत को पीछे छोड़ देता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला ने जो हमें जिस्म दिया वो हमें ख़ुद बताता है कि आपको कहाँ तकलीफ़ हो रही है। इसको इग्नोर मत कीजिए। ये वो मशीन है जिसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।